हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीडीटी फिजियो। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोना स्टार्ट विथ न्यूरो एनाटॉमी। लास्ट लेक्चर में हमने फार्मा का सीडीटी वन रिप्रोटिक्स ओवर किया था और आज न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस ओनली द बेसिक स्टफ्स ऑफ न्यूरो एनाटॉमी, जो भी बेसिक पॉइंट्स है न्यूरो एनाटॉमी के, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग लग सकता है आप सभी को। अगला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे वो सारे इंटरेस्टिंग होंगे। क्लियर। तो आज जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरो एनाटॉमी। व्हाट इज न्यूरो एनाटॉमी, व्हाट डू वी स्टडी इन न्यूरो एनाटॉमी। I think you all know, but still we will discuss it in introduction section. Then the divisions of nervous system, यानी कि nervous system के क्या क्या divisions हैं, जैसे CNS है, PNS है, then फिर उसके आगे क्या क्या divisions हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। Then फिर we will discuss about the neurons. Neurons are the basic structural unit of our nervous system. I think you all know, but still we will discuss about the neurons, the structure of neuron, what are the different types of neuron. बहुत सारे अलग अलग types के neurons होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूरोग्लिया एंड साइनेप्स, आई विल डिस्कस दिस टू लेक्चर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 2। अगर इन दोनों को आज ही डील किया तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, बिकॉज न्यूरोग्लिया के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, उन सभी को बारे में डील करना है। तो टुडे वी विल मेनली फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, द डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द न्यूरॉन्स। क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज न्यूरो एनाटॉमी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ द एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी, यहाँ पर हम क्या डिस्कस करते हैं पहले वो समझिए। इट इज द एनाटॉमी ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रीनल सिस्टम है। हम हर एक सिस्टम का एनाटॉमी स्टडी करते हैं। सेम उसी तरह नर्वस सिस्टम का जो एनाटॉमी है, दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड न्यूरो एनाटॉमी। नर्वस सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर, वो सब आप सभी जानते हैं। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स आवर बॉडी, जो भी एक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो चीज जो है हमारे बॉडी के सारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम तो केमिकल कंट्रोल है, एंडोक्राइन सिस्टम केमिकली हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। वो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो जो भी एक्शंस हैं, वो सारे कंट्रोल होते हैं। क्लियर। तो नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे बॉडी का। विदाउट नर्वस सिस्टम वी आर नथिंग। ठीक है। जो भी एक्शंस हो रहा है, चाहे वो वॉलेंट्री एक्शन हो, चाहे वो इनवॉलेंट्री एक्शन हो, चाहे वो हार्ट बीट हो, चाहे वो मिक्चुरेशन मैकेनिज्म हो। ठीक है। हर एक एक्शन, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, हर एक एक्शन नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होता है। क्लियर। नर्वस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये स्टिमुलस को रिसेप्ट करता है, वो चाहे एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो। एक्सटर्नली इंटरनली कहने का तात्पर्य, एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होता है, अगर हम बाहर है किसी बंदे को हम थप्पड़ मारते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल स्टिमुलस। उसे स्टिमुलस मिला, जो भी रिसेप्टर्स हैं उसके गाल पर हमें अगर थप्पड़ मारा तो गाल पर जो भी रिसेप्टर्स हैं उसने रिसेप्ट किया कि कोई स्टिमुलस है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो प्रोसेस करके उसका मोटर रिस्पॉन्स देता है। दिस इज द एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब इंटरनल स्टिमुलस क्या हो सकता है। इंटरनल यानी कि हमारे बॉडी के अंदर से जो भी स्टिमुलस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिक्चुरेशन के बारे में बात करें तो यूरिनेशन के समय एक स्टिमुलस जाता है कि नाउ द ब्लैडर इज फुल एंड इट शुड बी एम्प्टीड। तो वो एक स्टिमुलस है, वो एक इंटरनल स्टिमुलस है। वो हमारे बॉडी के अंदर से ही स्टिमुलस आ रहा है, हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करके और उसके अकॉर्डिंग मोटर रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का, कि एक सेंसरी स्टिमुलस को रिसेप्ट करता है, उसे इंटीग्रेट करता है, उसे प्रोसेस करता है, देन फिर वो उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टिमुलस मिला है उसके अकॉर्डिंग वो मोटर रिस्पॉन्स को दिखाता है, वो मोटर रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, दूसरा फंक्शन ये है कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेमोरी। ये हमें कुछ याद करने का क्षमता देता है, जो भी हम कुछ याद रख पाते हैं। इंटेलिजेंस, लर्निंग। ठीक है। ये सारी चीज हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होती हैं। क्लियर। इट इज द मास्टर सिस्टम ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, मास्टर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल एक्शंस ऑफ आवर बॉडी, वो चाहे वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री हो। कंट्रोल्स ऑल द एक्शन ऑफ आवर बॉडी। वो क्या हो सकता है, वो वॉलेंट्री हो सकता है या इनवॉलेंट्री हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन मैंने बताया, आप सभी जानते हैं कि ये स्टिमुलस को रिसेप्ट करता है। वो स्टिमुलस हमारा एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है। अब ये स्टिमुलस क्या एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल। क्लियर।
अब स्टिमुलस जो भी है उसे तो रिसेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेगा हमारा ब्रेन, उसे प्रोसेस करेगा, जो भी स्टिमुलस आया है वो क्या है उसको प्रोसेस करेगा हमारा ब्रेन, प्रोसेस द रिसीव्ड स्टिमुलस। ठीक है, और एट लास्ट क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग मोटर रिस्पॉन्स शो करता है, प्रोवाइड्स मोटर रिस्पॉन्स। क्लियर। इसके अलावा जो भी हायर इंटेलेक्चुअल थिंग्स हैं, जो भी हायर इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, कंसंट्रेशन, ये सभी प्रोवाइड करता है हमारा नर्वस सिस्टम ही, प्रोवाइड्स मेमोरी, लर्निंग पावर, इंटेलिजेंस। क्लियर। ये मेमोरी, लर्निंग पावर, इंटेलिजेंस, ये सारा चीज कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम ही। अब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के हर एरिया का, ब्रेन के हर एक रीजन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल कोई एक रीजन है जहां से कि हमारा मेमोरी, लर्निंग पावर, ये सारा कुछ कंट्रोल होता है। कोई एक रीजन है जहां से हमारा जो भी वॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है वो सारा कंट्रोल होता है। तो ब्रेन के हर एक हिस्से का अलग अलग फंक्शन है, दैट वी विल डील लेटर व्हेन वी विल स्टार्ट विद द ब्रेन। वहां पर इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या है और ये क्या करता है। ये सब आप पहले से जानते थे, पर फिर भी मैंने बताया एक क्विक रिकैप के लिए। ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, द डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का डिविजन्स क्या क्या है। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये ब्रॉडली क्लासिफाइड है दो कैटेगरीज में। पहला हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम broadly classified into two main categories. पहला हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज सीएनएस, एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में अगर फर्दर बात करें तो इट कंस्टिट्यूट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो इट कंस्टिट्यूट्स, सॉरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दिन फिर अगेन दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दिन अगेन वी हैव टू क्लासिफिकेशंस। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड द सेकंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो ये एक डिवीजन है। नाउ फर्दर फिर ब्रेन के भी अलग अलग डिविजन हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और फिर दिन उसके अगेन बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन से बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं। तो वहाँ तो वो सब मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, जब ब्रेन डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ पे ब्रेन का जो भी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जो भी ब्रेन के डिवीजन है, वहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा नर्वस सिस्टम का डिवीजन है वो यही है कि नर्वस सिस्टम का बेसिकली दो ब्रॉड डिवीजन है। पहला सीएनएस है, दूसरा पीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया है कि हमारा ब्रेन, हमारा जो नर्वस सिस्टम वो क्या करता है, वो सेंसरी जो भी स्टिमुलस है उसे रिसेप्ट करता है, उसे इंटीग्रेट करता है, प्रोसेस करता है, और फिर वो मोटर रिस्पॉन्स देता है। तो सीएनएस का फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी ने जो भी स्टिमुलस को रिसेप्ट किया है, वो चाहे एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, वो चाहे इंटरनल स्टिमुलस हो, तो सीएनएस उस स्टिमुलस को रिसीव करता है। ये जो भी स्टिमुलस है उसे रिसीव करेगा सबसे पहले, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले रिसीव करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद उसे प्रोसेस करेगा, देन उसके बाद ये रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। सीएनएस का बस यही फंक्शन है, जो भी हमारा स्टिमुलस है उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, उस स्टिमुलस को प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्स बन सकता है वो रिस्पॉन्स हमारा सीएनएस प्रोवाइड करेगा। इसके बाद जो पीएनएस है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सबसे पहला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारे सीएनएस के बाहर, अपार्ट फ्रॉम सीएनएस जितने भी न्यूरल टिश्यूज हैं,
हमारे सीएनएस के बाहर जितने भी न्यूरल टिश्यूज हैं दैट ऑल कंस्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 12 क्रैनियल नर्व के पेयर होते हैं, 31 स्पाइनल नर्व के पेयर होते हैं और गैंग्लियाज होते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पीएनएस में क्या क्या होता है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, 12 पेयर cranial nerve, then 31 pair spinal nerves, ठीक है, और गैंग्लिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन सभी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मैं एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि नर्वस सिस्टम के डिविजन्स क्या है। क्लियर? तो पीएनएस, हमारा जो सीएनएस है, सीएनएस के बाहर, सीएनएस के अलावा जितने भी बॉडी में न्यूरल टिश्यूज हैं वो सारे पीएनएस में आते हैं। नाउ पीएनएस का फंक्शन क्या है? जो भी सेंसरी स्टिमुलस हमारे बॉडी में रिसीव हुआ है उसे वो कैरी करता है सीएनएस तक, और जो सीएनएस प्रोसेस करके जो भी मोटर रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया है, पीएनएस उस मोटर रिस्पॉन्स को लेकर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो पीएनएस बेसिकली कैरी करता है जो भी स्टिमुलस है उसे कैरी करता है, जो भी रिस्पॉन्स है, मोटर रिस्पॉन्स है उसे कैरी करता है। क्लियर? नाउ पीएनएस के दो अलग अलग जो डिविजन्स हैं, पहला हमारा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस दोनों में फंक्शन क्या है, इस दोनों का फंक्शन क्या है वो देखिए। जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, स्केलेटल मसल बेसिकली, उस पर ये कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। सोमैटिक हमारा जो भी स्केलेटल मसल है, वॉलेंट्री है मसल, उस पर कंट्रोल करेगा। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन, इन सभी चीजों को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने बताया कि इसका फंक्शन क्या है, ये रिस्पॉन्स को कैरी करता है, ये स्टिमुलस को कैरी करता है। ठीक है, इसका ये कुछ ऐसा है जो यहाँ पर हमारा फॉर एग्जांपल कोई स्टिमुलस आ रहा है, ये स्टिमुलस को कैरी करेगा कहाँ तक, ये स्टिमुलस को कैरी करेगा सीएनएस तक। अब सीएनएस क्या करेगा, इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ये मोटर रिस्पॉन्स बनाएगा। क्लियर? ये मोटर रिस्पॉन्स बनाएगा और अगेन ये जो पीएनएस है क्या करेगा, इस मोटर रिस्पॉन्स को उठाकर टारगेट ऑर्गन तक ले जाएगा, टारगेट ऑर्गन तक ले जाएगा। अब यहाँ पर दो पाथवे हमारे पास है। पहला पाथ ये है कि जो स्टिमुलस है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाया जा रहा है। दूसरा पाथ ये है कि जो मोटर रिस्पॉन्स आया है उसे फिर टारगेट ऑर्गन तक ले जाया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों का भी अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे एक एफरेंट है, दूसरा इफरेंट है। जो एफरेंट डिवीजन है वो सेंसरी को, जो एफरेंट डिवीजन है वो स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है। तो दिस इज द एफरेंट डिवीजन। एंड जो इफरेंट डिवीजन है, इफरेंट नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट डिवीजन स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, एंड इफरेंट डिवीजन क्या करेगा, इफरेंट डिवीजन मोटर रिस्पॉन्स को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी बंदे को थप्पड़ मारा गाल पर, ठीक है, मैंने थप्पड़ मारा गाल पर, अब वो जो स्टिमुलस है कि मैंने थप्पड़ मारा वो हमारे ब्रेन के, वो उस बंदे के ब्रेन तक गया। तो गाल पर मैंने थप्पड़ मारा, वहां से उस स्टिमुलस को लेकर ब्रेन तक जाने वाला कौन है, पीएनएस का एफरेंट डिवीजन है। अब उस बंदे को गुस्सा आया, उसने भी मुझे एक थप्पड़ मार दिया, तो ये क्या, ये एक मोटर रिस्पॉन्स हुआ, उसका हाथ का एक्शन हुआ, उसने हाथ उठाया और मुझे मारा। दिस इज द मोटर रिस्पॉन्स। और ये कहां से आया है, ये सीएनएस ने उसे जो स्टिमुलस मिला था उसे उसे प्रोसेस करके ये मोटर रिस्पॉन्स दिया है। सो दिस इज द मोटर रिस्पॉन्स एंड दिस विल बी कैरिड बाय द इफरेंट डिवीजन, जो कि हमारा मोटर रिस्पॉन्स को कैरी करता है टारगेट ऑर्गन तक। जो भी मोटर रिस्पॉन्स आया था कि ब्रेन ने कहा कि भाई तुम भी थप्पड़ मारो, ठीक है, तो उसने हाथ उठाया, थप्पड़ मार दिया। तो हाथ उठाना जो यहाँ पे हैंड उसका है, दैट इज द टारगेट ऑर्गन। तो सीएनएस से उस हैंड यानी टारगेट ऑर्गन तक जो भी मोटर रिस्पॉन्स आया, दैट इज कैरिड बाय द इफरेंट डिवीजन। ठीक है, आई थिंक ये एफरेंट इफरेंट का जो चक्कर है ये आपका क्लियर होगा, और नर्वस सिस्टम का ये जो डिवीजन है इसमें भी आपको कोई डाउट अब नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब आगे फर्दर मूव करते हैं न्यूरॉन्स पे। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बारे में आई थिंक आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि न्यूरॉन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। बट स्टिल लेट्स डिस्कस, इट इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन जो है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह के सेल से मिलकर बना है। पहला न्यूरॉन्स है, दूसरा न्यूरोग्लिया है। न्यूरॉन्स आर द मेन सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट
कैरीज द इम्पल्स, जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एट द सेम टाइम न्यूरोग्लिया जो है उसे हम सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। न्यूरोग्लिया का एक्शन इम्पल्स ट्रांसमिशन में कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है, वो न्यूरॉन्स का सपोर्टिंग सेल है। न्यूरॉन्स के अंदर कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है, बट न्यूरोग्लिया के अंदर सेल डिवीजन होता है। तो इस कारण से जो भी ब्रेन ट्यूमर का केस आता है वो सारा न्यूरोग्लिया का ही आता है, न्यूरॉन्स में कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक न्यूरॉन है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसमिट इम्पल्स, इट ट्रांसमिट्स द इम्पल्स। ना अब इसके अंदर कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, नो सेल डिवीजन, क्लियर। कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो, कोई भी सेल डिवीजन नहीं होगा न्यूरॉन्स के अंदर, तो इस कारण से इसमें ट्यूमर भी नहीं देखने को मिलता है, नो ट्यूमर। जो भी ट्यूमर हमें देखने को मिलता है वो न्यूरोग्लियल सेल्स में मिलता है। विल डिस्कस अबाउट न्यूरोग्लियल सेल्स इन नेक्स्ट लेक्चर, क्लियर। सो दिस इज द ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ आवर न्यूरॉन। हमारे न्यूरॉन का बड़ा ही खूबसूरत सा डायग्राम ये है। तो अब इसमें डिस्कस करते हैं जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में। सबसे पहला ये जो पार्ट है इसके बारे में अगर डिस्कस करें, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी। इसका दो और नाम है, इसे हम सोमा या फिर पेरिकैरियोन भी कहते हैं, सोमा और पेरिकैरियोन। सेल बॉडी के अंदर में साइटोप्लाज्म, बहुत ही लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है और एक वेरी बिग न्यूक्लियस होता है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस, क्लियर, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल बॉडी का दूसरा नाम सोमा या पेरिकैरियोन है। इसके अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ है, एंड इसके सेंटर में एक बहुत ही बड़ा सा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। नाउ सेल बॉडी के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? सेल बॉडी के अंदर एक निसल बॉडीज प्रेजेंट होता है, जो कि इस डायग्राम में क्लियर नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ। निसल बॉडीज इसे कहते हैं, निस्ल बॉडीज, कहीं कहीं से निस्ल ग्रैन्यूल्स भी लिखा रहता है, क्लियर। अगर इसके बारे में बात करें कि ये निस्ल बॉडी या फिर निस्ल ग्रैन्यूल्स क्या है, तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक लार्ज एग्रीगेट है, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला रहता है पूरा सेल बॉडी के अंदर में। जो न्यूरॉन्स का सेल बॉडी है उसके अंदर में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला रहता है, दैट इज नोन एज निस्ल बॉडीज। इसे ऐसे लिख सकते हैं, एग्रीगेट ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर क्यों है? कोई भी चीज हमारे बॉडी में तो फालतू बिना मतलब का रहेगा नहीं। अगर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मतलब उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, तो उसका फंक्शन क्या है? तो ऐसा है कि हमारे न्यूरॉन के थ्रू जो भी इंपल्स ट्रांसमिट होता है उसके लिए न्यूरो ट्रांसमीटर्स का जरूरत होता है। जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उन्हीं के थ्रू सारे इंपल्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, या फिर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। वो चाहे मोटर रिस्पॉन्स हो, वो चाहे सेंसरी रिस्पॉन्स हो, क्लियर। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि जो न्यूरो को बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, उन एंजाइम्स के प्रोडक्शन में ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, जिसे हम यहाँ पर निसल बॉडीज बोल रहे हैं। तो ये निसल बॉडीज का फंक्शन यही है, न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन के लिए जो भी एंजाइम्स का जरूरत है उस सारे एंजाइम्स को ये सिक्रीट करने में, उन सारे एंजाइम्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम involved in neurotransmitter प्रोडक्शन। न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन के अंदर जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, जो हमारा निसल बॉडीज है। तो ये भी हमारा सेल बॉडी के अंदर ही होता है, इधर ही ये पूरा फैला रहता है ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सेल बॉडी के बाहर कहीं पर आए, क्लियर। नाउ इसके बाद जो हमारा अगला स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिख रहा है, दैट इज द डेंड्राइट्स। ये हमारा डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स क्या करता है? डेंड्राइट सबसे पहला तो ये हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होता है डेंड्राइट्स के अंदर। ये जो भी स्टिमुलस है उस स्टिमुलस को रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ देता है, यानी कि इधर से ये जो भी स्टिमुलस उसे रिसीव करेगा और वो सेल बॉडी में आएगा। देन फिर वो सेल बॉडी के बाद इधर एक्सॉन के से होते हुए फिर नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर जो भी ऑर्गन है वहां तक पहुंचेगा, क्लियर। डेंड्राइट्स ही रिसेप्टर्स का भी फॉर्मेशन करता है,
क्लियर। डेंड्राइट्स ही रिसेप्टर का फॉर्मेशन करता है। जो भी रिसेप्टर्स यहाँ पे हैं वो जो रिसेप्टर है, जो भी स्टिमुलस आया है वो रिसेप्टर उस स्टिमुलस को सेंस करेगा, रिसेप्ट करेगा और फिर वो डेंड्राइट्स के पास भेजेगा। देन फिर डेंड्राइट्स उसे प्रोसेस करके फॉरवर्ड करेगा, आगे भेजेगा फिर। तो डेंड्राइट्स क्या करता है, जो भी स्टिमुलस है उस स्टिमुलस को रिसीव करता है, रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ भेजता है। यहां से रिसीव किया इसने और वो सेल बॉडी की तरफ आ गया डेंड्राइट्स के थ्रू, जो भी इंपल्स रिसीव हुआ है उस इंपल्स को। क्लियर। तो ये डेंड्राइट्स का फंक्शन है। नाउ फिर एक्सॉन है हमारा जो अगला पार्ट है, दैट इज एक्सॉन। ये एक लंबा सा जो दिख रहा है आपको, सॉरी, ये जो लंबा सा दिख रहा है, दिस इज द एक्सॉन। एक्सॉन एक सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है न्यूरॉन के अंदर, और इसका जो डायमीटर है एक यूनिफॉर्म डायमीटर होता है। ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा डायमीटर है कहीं कम है, ये एक यूनिफॉर्म डायमीटर में रहता है ऐसा। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ रहेगा, कहीं कुछ डायमीटर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका एक यूनिफॉर्म डायमीटर होता है जो कि एक्सॉन हिलक से स्टार्ट होता है, जो कि एक्सॉन हिलक से अराइज होता है। अब एक्सॉन हिलक कहाँ है यहाँ पर, वो देखिए, ये हमारा सेल बॉडी है। क्लियर। ये सेल बॉडी यहाँ पर आके कोनिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, दिस कोनिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सॉन हिलक। एक्सॉन हिलक, ठीक है। तो ये एक्सॉन हिलॉक के बाद से ही एक्सॉन स्टार्ट होता है, यहीं से एक्सॉन इनिशिएट होता है। क्लियर। अब इसका फंक्शन क्या है, ये इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है। ये हमारा सेंटर में यहाँ पे सेल बॉडी है, इंपल्स इधर से आ रहा है हमारे पास, डेंड्राइट्स ने इंपल्स को रिसीव किया और वो उसने सेल बॉडी के पास दे दिया। अब सेल बॉडी ने उस जो भी रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को प्रोसेस किया और उसने वो एक्सन को दे दिया। अब एक्सन क्या करेगा, इस जो इंपल्स है इस इंपल्स को दूर ले जाएगा। अब हो सकता है आगे को कोई दूसरा न्यूरॉन हो, तो ये इस इंपल्स को लाकर आगे वाले फर्दर अगले न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर देगा। देन फिर वो न्यूरॉन आगे ट्रांसमिट करेगा। नहीं तो अगर यहाँ पर अगला न्यूरॉन कोई नहीं है तो हो सकता है कोई ऑर्गन है, तो ये इंपल्स लाकर उस ऑर्गन को दे देगा। क्लियर। तो इसका फंक्शन, एक्सन का फंक्शन यही है कि जो भी इंपल्स है उस इंपल्स को वो सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है। क्लियर। और जो एक्सन जहां पर इंड होता है, यहाँ पर एक ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इंड स्ट्रक्चर, टर्मिनल स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसे हम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। दिस इज नोन एज प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। दिस इज द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल क्यों कहते हैं, देखिए, लेट अस एज्यूम कि ये हमारा एक्सॉन यहाँ पर है और ये एक्सॉन आकर यहाँ पर ऐसा कुछ टर्मिनल इंड बना रहा है। क्लियर। और आगे एक दूसरा न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का डेंड्राइट यहाँ पर कुछ ऐसा है। क्लियर। ये सेल बॉडी है उस न्यूरॉन का और ये कुछ ऐसा एक्सॉन आगे आ गया। तो ये हमारा एक्सॉन का एंड टर्मिनल है एंड दिस इज द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। इस दोनों के बीच का ये जो जंक्शन बन रहा है, दिस इज नोन एज द साइनेप्स। ये साइनेप्स है, यहीं पर न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन होता है और फिर इंपल्स जो है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ट्रांसफर करता है। क्लियर। तो ये जो इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर साइनेप्स का फॉर्मेशन है, तो इस साइनेप्स के जस्ट पहले एक्सॉन का टर्मिनल एंड है। ये जो साइनेप्स यहाँ पर है, इस साइनेप्स के जस्ट पहले एक्सॉन का टर्मिनल एंड है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, इस सिनेप्स के पहले का टर्मिनल। क्लियर। तो आई थिंक इसमें डाउट नहीं होगा प्री सिनेप्टिक टर्मिनल क्यों कहते हैं इसे। सो दिस इज द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास दिख रहा है, दिस इज द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर में। माइलिन शीथ बेसिकली न्यूरॉन को इंसुलेट करता है। जैसे कोई वायर हमारे पास है, बिजली का तार है, अब बिजली का तार के ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है। कवरिंग क्यों होता है, ताकि वो इंसुलेट हो जाए, जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है वो वहां से डाइवर्ट ना करे, कोई बंदा उसे टच कर दे तो उसे करंट ना लगे। ठीक है, तो वो एक इंसुलेशन पावर प्रोवाइड कर रहा है उस तार को। सेम उसी तरह माइलिन शीथ जो है ये भी हमारे न्यूरॉन को इंसुलेट करता है। इस माइलिन शीथ के कारण जो भी इंपल्स का ट्रांसमिशन है ये बहुत फास्ट हो जाता है। माइलिन शीथ के कारण इंपल्स ट्रांसमिशन काफी काफी फास्ट हो जाता है। अब बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें माइलिन शीथ डिग्रेड करने लगता है, इसका डिजेनरेशन होने लगता है, जिसे डीमाइलिनेशन डिजीज कहते हैं। क्लियर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसका जो स्पीड है काफी स्लो हो जाता है, जिस कारण बहुत सारी अलग अलग कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। तो माइलिन शीथ बेसिकली इंसुलेट करता है हमारे न्यूरॉन को, और इसके कारण जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन है वो इंपल्स का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो जाता है। और बीच में कहीं कहीं ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे दो माइलिन शीथ के बीच में ये एक स्ट्रक्चर है जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है। दिस इज नोन एज द नोड ऑफ रेनवियर।
तो नोड ऑफ रैनवियर एंड माइलिन शीथ दोनों एक साथ मिलकर इंपल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है फास्टली, उसका रेट बढ़ जाता है इंपल्स के ट्रांसमिशन का। क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जहां पर जो भी स्ट्रक्चर्स है न्यूरॉन के उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। आज का लेक्चर बहुत ही बोरिंग लगा होगा आप सभी को, मैं जानता हूं, बिकॉज इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग बातचीत नहीं हुआ है, सारा का सारा ऐसा ही बातचीत हुआ है जो आप सभी जानते थे। अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरोग्लिया एंड द साइनेप्स, एंड देन वी विल मूव ऑन द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ब्रेन। ब्रेन के बारे में हम स्टडी करेंगे तीसरे लेक्चर में। अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द साइनेप्स एंड न्यूरोग्लिया। आई होप यहाँ तक का सारा जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होगा आपका। कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टा पे हमें डीएम कर दीजिएगा। क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर 2 ऑफ एनाटॉमी। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी सेफ।